हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग जो है देख रहे थे कि वंडर डरवाल इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, उसके बाद फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये सब देख रहे थे। आज लास्ट क्लास में जो किए थे उसके आगे हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले तो वंडर डरवाल इक्वेशन हम लोग निकाले थे, उसको लिख लेते हैं। तो वंडर डरवाल इक्वेशन जो मेरा आया था लास्ट क्लास में, वो क्या था, जनरलाइज जो था p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू, ठीक है ना, v माइनस एन बी इजकल टू एन आर टी। ये वंडरवाल इक्वेशन था। उसके बाद फिर फॉर 1 मोल ऑफ द गैस लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको आगे हम जो है मल्टीप्लाई कर दिए थे। उसके बाद फिर जो है ना आर टी से डिवाइड कर दिए, ठीक है। जैसे 1 मोल लिए तो क्या जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे v माइनस बी इजकल टू आर टी, ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद फिर आर टी से डिवाइड कर दिए थे। उसके बाद फिर जो है ना पी वी अपन आर टी को जेड मान लिए थे, वहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन जो आ गया था जेड इजकल टू 1 माइनस, क्या था, जेड इजकल टू 1 माइनस ए आर टी अपॉन वी एम, या फिर प्लस में लिख लेते हैं जेड इजकल टू पी बी अपॉन आर टी, ठीक है, माइनस ए अपॉन आर टी भी, ठीक है ना, ए अपॉन आर टी भी या भी आर टी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इक्वेशन मेरे पास सही था, ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक आया था। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि एडवांस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशंस बनता है, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या सिचुएशन होगा, एट हाई प्रेशर क्या सिचुएशन होगा, ठीक है ना। दो सिचुएशन में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रेशर अगर लो कर देंगे, ठीक है ना, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई हो जाएगा, मोल और ये तो कांस्टेंट करीब करीब देखते ही हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो v माइनस बी जो है, ठीक है ना, इसमें से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो b को नेगलेक्ट कर देंगे तो करीब करीब क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा। मतलब b जो है ना यहाँ पे करीब करीब 0 हो जाएगा मेरा। तो जो z आएगा, ठीक है, z जो आएगा ये क्या आएगा, 1 प्लस, ठीक है ना, p इंटू बी का वैल्यू तो 0 हो गया ना, अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन आर टी भी, ठीक है। यानी z इजकल टू जो आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस ए अपॉन आर टी भी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी पूछते रहता है, तो ये ध्यान देना है, डायरेक्ट अगर पूछेगा तो इस तरह से हम लोग इसको बता देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एट हाई प्रेशर की बात करेंगे। तो एट हाई प्रेशर, ठीक है, तो एट हाई प्रेशर की अगर बात करेंगे तो प्रेशर वाला टर्म क्या था, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये तो वैल्यू ए का वैल्यू तो ऐसा ही छोटा होता है, तो एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर ये छोटा होगा। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके साथ जो अटैच टर्म है ना, ये क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, तो इसको करीब करीब पी मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ए का वैल्यू जो होगा करीब करीब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जेड आएगा, ये आएगा 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से। तो इस तरह से पूछते रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो सीधे जो है ना वंडरवाल इस तरह से, अगर ये टर्म नहीं पता है जेड इजकल टू 1 प्लस पी वी अपन आर टी माइनस ए अपन आर टी भी, तो वंडरवाल इक्वेशन में सीधे हम लोग पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बी 0 करेंगे एक बार में, एक बार में ए 0 करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पोर्शन है हम लोग का, कुछ कुछ और यहाँ पे टर्म्स है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स टेम्परेचर हम लोग देखेंगे। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर जो है एक तरह का टेम्परेचर है, सिंपल सी बात है। पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसको टीवी से लिखते हैं इस तरह से। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर जो है एक तरह का टेम्परेचर है फॉर ए पर्टिकुलर गैस विच बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा और बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा व्हाट आर सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे। तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगा तो हम लोग समझ आएंगे कि वो गैस क्या होगा। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है। तो बॉयल्स टेम्परेचर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर फॉर्मुलेट करेंगे। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो होगा ठीक है ना, बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, लिख लेना है इसको सबको, लिखो। बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर गैस। Boils temperature is a temperature for a particular gas which behaves like an ideal gas, which behaves like an ideal gas and obeys, ठीक है ना, जो कि ओबे करेगा एंड ओबेज, क्या ओबेज करेगा, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, एंड ओबेज बॉयल्स लॉ ओवर सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, ओवर सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर में जो है ना ये ओबे करेगा इसको। इसको डिराइव कैसे करेंगे उसको हम लोग समझना है। तो ये जो हम लोग का अभी एक जो टर्म हम लोग लाए थे, जेड इजकल टू 1 माइनस पी बी अपॉन आर टी इसकल, ठीक है ना, 1 प्लस वी अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन आर टी भी, ठीक है। तो ये है। तो देखो इसमें ना हम लोग दो तरह से इसको देखते हैं कि जेड इजकल टू 1 प्लस इतना माइनस इतना है, यही था ना जी, एक बार चेक कर लो, ठीक है, यही था। तो अब इसमें देखना क्या है ना कि जैसे अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगर हम लोग क्या कहते हैं ना कि ये भी छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो बी वाला टर्म जीरो कर दो, ए वाला टर्म जीरो कर दो, तो जेड इजकल टू 1 हो जाएगा। तो आइडियल गैस को बताएगा, ठीक है ना, जेड इजकल टू 1 है तो मतलब गैस आइडियल है। यहाँ पे इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ए क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। तो ये वाला जो टर्म है ना ये है एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला टर्म, ए अपॉन आर टी भी। और जो है ना ये पी बी अपॉन आर टी जो है ना एक तरह से रिपल्सिव फोर्स वाला टर्म है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए अपॉन आर टी भी है और पी बी अपॉन आर टी जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अब अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल क्या होगा, गैस में वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या मानते हैं, गैस क्या है, एक तरह से आइडियल गैस है। तो यहाँ भी हम लोग जो है ना उसी तरह से कर देते हैं कि ये जो ए अपन आर टी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पी बी अपन आर टी जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो पी बी अपॉन आर टी रिपल्सिव वाला और ये अट्रैक्शन वाला ए अपॉन आर टी भी, ठीक है ना, इसको बराबर कर दिए तो देखो आर टी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब ये आ जाएगा पी बी अपॉन पी भी इजकल टू ए अपॉन बी। अब देखो हम लोग पढ़े हैं पी बी इजकल टू जेड एन आर टी, एन वन रहेगा तो जेड आर टी। तो पी वी इजकल टू का वैल्यू जो है ना हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पी वी इजकल टू जो है ना पुट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा जेड आर टी इजकल टू जो होगा ए अपॉन बी आ जाएगा। और फॉर आइडियल गैस कितना होता है, जेड, जेड का वैल्यू, ठीक है ना, 1 हो जाता है। तो आर टी इजकल टू ए अपॉन बी, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो टी यानी बॉयल्स टेम्परेचर, जो यहाँ पे टी टेम्परेचर है वो क्या है, बॉयल्स का टेम्परेचर है। तो बॉयल्स टेम्परेचर इजकल टू टी बी इजकल टू ए अपॉन आर बी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बॉयल्स टेम्परेचर का फार्मूला जनरेट हो जाता है। तो याद रखना है, कैसे आएगा उतना एडवांस में डिटेल में भी जा सकता है, नहीं तो उतना हमें चांस कम ही जाने का। फिर भी अगर गया जाएगा तो बता सकते हैं। मेंस में सिर्फ फार्मूला की ज़रूरत है, नीट में और कुछ ज़रूरत नहीं है। बस नीट में फार्मूला याद आ गया, ठीक है ना, फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा। बाकी डिफिनीशन बेसिक है तो हम लोग जो है यहाँ पे देख ही नहीं है कि क्या डिफिनीशन है क्या नहीं है। उसके बाद जो हम लोग का यहाँ पे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो क्रिटिकल टर्म्स सब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो इसको पढ़ते हैं क्रिटिकल टर्म्स को यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल, ठीक है ना, हेडिंग देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर,
ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कॉमा क्रिटिकल प्रेशर, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल मोलर, ठीक है ना, वॉल्यूम। ये मेरे पास ये टर्म है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। मतलब ये जो है ना, ये हेडिंग देना है, ठीक है। ये हेडिंग हो गया मेरा यहाँ पे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम ये सब है क्या। उसके बाद फिर ये कैसे है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, किस तरह का टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना, गैस कभी भी जो है लिक्विफाई नहीं करेगा। जैसे क्या है ना कि हम लोग क्या मानते हैं कि आइडियल गैस है तो हमेशा क्या रहेगा, गैस है, मतलब अगर कोई गैस आइडियल है ठीक है, तो वो जो है हमेशा गैस के फॉर्म में रहेगा। तो गैस के फॉर्म में रहेगा मतलब कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी ही देख लेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है, वेपर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर और कम करते हैं टेम्परेचर 100 से नीचे तो क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल्स नज़दीक आने लगता है और नज़दीक आके फिर एक लिक्विड फॉर्म बना लेता है 100 के नीचे। उसके बाद 0 से नीचे आते हैं तो फिर सॉलिड में चला जाता है। मतलब टेम्परेचर कम करते हैं तो फेज जो है ना चेंज होने लगता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से ये है रियल गैसेस के केस में। बट आइडियल अगर मान लेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, गैस ही होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, आइडियल गैस के लिए नहीं है, रियल गैस के लिए हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्रिटिकल टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं करेगा, कितना भी प्रेशर क्यों नहीं लगा ले। तो क्रिटिकल प्रेशर हम उसको कहते हैं। मतलब प्रेशर लगाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा ना, नज़दीक आएगा तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो इसमें कहता है कि क्रिटिकल के टेम्परेचर के ऊपर जो है ना कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा लो, वो हमेशा गैस ही रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर क्रिटिकल प्रेशर की बात करेंगे तो क्रिटिकल प्रेशर में बोलता है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम लोग इतना जो है ना प्रेशर लगाएंगे कि वो जो गैस है वो क्या जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब एक तरह से लिक्विफाई कर जाएगा। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कभी लिक्विफाई नहीं करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे जिससे गैस लिक्विफाई करेगा। और जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे लिक्विफाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर लगाएंगे जिसके कारण गैस लिक्विफाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम क्या है, गैस का वॉल्यूम जो होगा, गैस का एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस का एक मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, पहले इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर में कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस, ठीक है ना, इसको लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस, critical temperature of any gas is 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 the temperature, ठीक है ना, is the temperature above which, is the temperature above which gas, above which gas cannot be liquefied, gas cannot be liquefied at all, no matter, no matter how high the pressure applied भी, ठीक है ना, how high the pressure applied भी, ठीक है, बी applied भी। तो ये क्रिटिकल जो है ना टेम्परेचर हो गया। क्रिटिकल प्रेशर हम लोग डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग टीसी से लिखेंगे। क्रिटिकल जो है प्रेशर है, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर को पीसी से लिखेंगे इस तरह से।
क्रिटिकल प्रेशर क्या है? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू, द प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर में लिखेंगे द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस, liquefy a gas at critical temperature is known as, ठीक है, is known as क्या? critical pressure, is known as critical pressure, critical pressure क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम का। तो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे। क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम, तो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम को क्या चीज़ से लिखेंगे? VC से लिखेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ द गैस at critical temperature and critical pressure, at critical temperature and at critical pressure। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तीनों को। अब जो है ना इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मुलेट करने के लिए अब ये सब जो है किसके लिए है? रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैस के लिए ना तो वंडर वाल इक्वेशन यूज करेंगे। तो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है ना, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस यानी n इक्वल टू 1 मोल के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इक्वेशन क्या आएगा? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पी वी माइनस पी बी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 3 डिग्री में इक्वेशन बनाना है वॉल्यूम के। तो अब क्या करेंगे? वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जो है वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी वी क्यू माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए इंटू वी माइनस ए बी इजकल टू आर टी वी स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा अगर वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो अब जो है ना इसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी वी क्यू माइनस, यहाँ पे देखो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको एक साइड लाएंगे तो पी भी, ठीक है ना, ये भी माइनस आ जाएगा तो अंदर जाएगा तो ये प्लस में वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी माइनस ए बी इजकल टू 0, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना इसको, इसमें क्या है ना कि इफ अगर P इजकल टू पी सी रख देंगे एंड T इजकल टू टी सी रख देंगे, देन दिस इक्वेशन हैज ए रूट V इजकल टू वी सी। अगर P इजकल टू पी सी और T इजकल टू टी सी रखेंगे ना तो इसका एक रूट आएगा V इजकल टू वी सी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना पहले P इजकल टू पी सी या T इजकल टू टी सी रखते हैं। तो V क्यू में इक्वेशन आएगा, ठीक है, P से डिवाइड करेंगे और P इजकल टू पी सी रखेंगे तो ये पी सी आ गया। तो पी सी बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक ऐसे। और ये वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी सी डिवाइड किया तो, ठीक है ना, इंटू वी माइनस ए बी अपॉन पी सी इजकल टू क्या? 0। अब चूंकि इसका एक रूट है भी इजकल टू भी सी, तो इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं जो है ना ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो v इजकल टू वी सी लिख दिया ना इस तरह से, यानी v माइनस वी सी इजकल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं v माइनस वी सी का होल क्यूब इजकल टू 0। आगे इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab², ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, इक्वल टू 0। इसको पावर को सही से लिख लेते हैं, तो AQ के बाद -3bc² और प्लस 3bc² इंटू v और माइनस VCQ, ठीक है, ये आ गया दूसरा। अब चूंकि v इक्वल टू VC एक रूट था ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक में आ गया, तो मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो दोनों सेम है ना, तो उस केस में दोनों का कोफिशिएंट जो है ना बराबर करेंगे बाय इक्वेटिंग, ठीक है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 एंड 2 का कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो इसका क्या रहा है जी, PC v प्लस RTC अपॉन PC, ठीक है, इक्वल टू कितना था 3BC, ठीक है ना, यहाँ पे 3BC आ रहा है, वहाँ पे भी ये आ रहा था, तो बराबर कर दिए, इक्वेशन आ गया 3, ठीक है। उसके बाद b का कोफिशिएंट क्या है, a अपॉन PC इक्वल टू 3BC², इक्वेशन आ गया 4। उसके बाद ये क्या आ गया, V3Q इक्वल टू AB अपॉन PC, तो V3Q इक्वल टू AB अपॉन PC, ठीक है ना, तो ये तीसरा यानी पांचवा इक्वेशन। तो देखो 3 अननोन है, PC VC एंड TC, ठीक है, ठीक है ना, ये VCQ है, सॉरी यहाँ पे V3 नहीं VCQ, ठीक है, तो VCQ आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे VCQ इक्वल टू AB अपॉन PC। तो 3 इक्वेशन है, VCQ इक्वल टू AB अपॉन PC, 3 इक्वेशन है, 3 4 5, इससे जो है ना वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो तीनों को कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे। वीडियो पॉज करो, इसको जो है ना सॉल्व करेंगे, क्या आएगा नहीं आएगा, जो है ना यहाँ पे लिख रहे हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले ना लास्ट दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा VC इक्वल टू 3B, सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, तो PC इक्वल टू आएगा A अपॉन 27B², ठीक है, और TC इक्वल टू जो आएगा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27RB, ठीक है। तो ये तीन जो है ना इक्वेशन मेरा आएगा, याद रखना जरूरी है, कभी कभी जो है ना वैल्यू इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद करना जरूरी है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, PC VC अपॉन TC का वैल्यू निकालिए कितना होगा, तो ये जो है ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, तो ये थोड़ा याद रखना है, इसका जो है ना फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट उस हिसाब से हो जाता है इसका फार्मूला, तो फार्मूला याद रखना है हम लोग को, ताकि क्वेश्चन बनाने में सहूलियत मिले, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया मेरे पास, बॉयल्स टेम्परेचर भी हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर भी हो गया। आगे बात करेंगे तो एक जो है ना और टर्म यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर TI, तो इन्वर्जन टेम्परेचर TI क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे तो इन्वर्जन टेम्परेचर TI की हम लोग बात करते हैं, तो ये जैसे इसको समझते हैं, तो जैसे सपोज करो एक सिस्टम लिए, क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से हीट ना जाएगा ना आएगा उस टाइप का। मान लो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे जो है गैस मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना ये गैस मॉलिक्यूल्स आ गया, मान लो ये जगह गैस मॉलिक्यूल्स है और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मान लेते हैं V1 है, ये पूरा वॉल्यूम जो है ना V है तो इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग सिंपली ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि अगर ये गैस आइडियल है, तो आइडियल गैस है, तो ये जो है ना V1 वॉल्यूम से अगर यह मान लो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो V1 वॉल्यूम से एक्सपैंड होकर अगर वैक्यूम में जा रहा है,
तो जो है ना V1 से अगर V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया गैस, तो गैस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब एक तरह से क्या है ना, वर्क कर रहा है। तो वर्क करेगा तो क्या है ना, इसमें एनर्जी लूज होगा। तो बाहर से तो एनर्जी दे नहीं रहे हैं, बाहर से क्या है, आइसोलेटेड है सिस्टम। तो भी जो एनर्जी गैस का होगा वही तो घटेगा। तो गैस का एनर्जी यहाँ पे घटेगा तो उससे क्या होगा कि गैस का एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इधर उधर मूव करते रहता है तो गैस के पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है। प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितना होता है, 3/2 kT। तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि टेम्परेचर घट जाना चाहिए। मतलब गैस मॉलिक्यूल जो होगा कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में हो जा रहा है, एक तरह से मतलब मूव कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल कुछ काम किया तो एनर्जी लूज़ करेगा, तो अपना एनर्जी लूज़ करेगा। तो एनर्जी क्या होता है, 3/2 kT। ठीक है ना। तो घट क्या रहा है, एनर्जी 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 मतलब क्या, टेम्परेचर घट रहा है। तो सिस्टम का टेम्परेचर कम जाना चाहिए, यानी टेम्परेचर कूल हो जाना चाहिए। मतलब इस सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल आइडियल गैसेज में। बट आइडियल से रियल में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या है ना, ऐसा होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे-जैसे सिस्टम में मतलब गैस एक्सपैंड करेगा, तो V1 से मान लो वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड करने में ठीक है, जब V1 से V एक्सपैंड करेगा तो उसमें क्या होगा ना कि गैस जो है मूव करेगा। तो गैस मूव करेगा तो इसमें क्या होगा ना, गैस का एनर्जी लूज होगा। काम गैस मूव करेगा मतलब काम करेगा, वर्क करेगा तो करने में एनर्जी अपना जो है ना लूज करेगा। तो एनर्जी लूज करेगा तो 3/2 kT ये घटेगा। तो घटेगा मतलब क्या, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घट जाएगा मतलब एनर्जी क्या हो जाएगा, मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। यानी एक तरह से कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है कि वैसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है ना कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। यानी इसके ऊपर कभी गैस कूल नहीं होगा। हर हर गैस का एक अपना टेम्परेचर होगा Ti। और Ti के नीचे जो है गैस क्या हो जाएगा, कूल होगा, लेकिन उसके ऊपर कभी कूल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर को थोड़ा सा डिफाइन, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या है नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें लिखते हैं व्हेन ए रियल गैस, इसको लिखेंगे थोड़ा सा, व्हेन ए रियल गैस, व्हेन ए रियल गैस is kept in is kept in a thermally isolated kept in a isolated thermally isolated container thermally isolated container is suddenly expanded into vacuum expanded into a vacuum expanded into a vacuum it is it is found that it is found that ठीक है, it is found that the gas जो है cools। ठीक है ना, गैस जो होगा ठंडा होने लगेगा। the reason is that the reason is that the energy required to the reason is that the energy required to ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू किसके लिए, रिक्वायर्ड टू एक्सपेंशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंशन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आएगा जी, कम्स फ्रॉम द गैस इटसेल्फ comes from the gas itself ठीक है, comes from the gas itself at the expense of kinetic energy and hence the temperature of the gas ठीक है decreases, hence the temperature of the gas decreases। this cooling effect, ये जो cooling effect हुआ, this cooling effect occurs
ठीक है ना, दिस कूलिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस is below a certain temperature, full stop, this temperature is called ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है इसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, और इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो इसका आता है Ti=2A/RB। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बॉयज टेम्परेचर का देख लो डबल है। ठीक है ना, वो A/RB था और ये 2A/RB है, तो ये उसका जो है ना डबल है। तो ये है इन्वर्जन टेम्परेचर। अब कंपैरिजन करने के लिए बोल सकता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है, अलग अलग तरह से जो है ना इसको पूछते रहता है। तो ये जो था इसका जो है ना थ्योरी था, और ये ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ना थ्योरी इसका कवर हो गया है। अब कुछ एनसीईआरटी एक बार देख लेना, कुछ दिक्कत होगा तो पूछना उसमें, ऐसे तो मोस्ट जो है ना सब कवर ही है इसमें। क्वेश्चन इसका जो है ना बहुत सारा, मतलब क्वेश्चन अभी हम लोग किए नहीं है, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आई थिंक डाल्टन्स लॉ वाला क्वेश्चन हो गया था उसमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले किडजी का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना इफ्यूजन डिफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन करना है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग केटीजी का जो है ना, उससे स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या था, आरएमएस स्पीड, ये सब जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन उसमें जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द RMS speed for gaseous nitrogen at गैसियस नाइट्रोजन का RMS स्पीड बताना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो RMS स्पीड का फार्मूला क्या पढ़ाए थे, ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो फार्मूला जो बताया ना उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फार्मूला तो जो है ना बहुत आसान है, मैं जो है सब लोग आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं, रखते भी हैं, पता भी होता है अधिकांश को। तो CRMS इक्वल टू 3RT/M, बस ये फार्मूला है, इसको यूज़ कर लेना है। इसमें क्या है ना, यूज़ करने में मैक्सिमम लोगों का गलती हो जाता है। ठीक है, तो गलती कहाँ हो जाता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अब देखो, स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड बताएंगे तो यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमको जो है ना यूनिट रखना है यहाँ पे सबका। तो ये 3, ठीक है, SI में रख देते हैं सब, तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, टेम्परेचर कितना है दिया हुआ, 25 है ना, तो 25 प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास नाइट्रोजन की कितना होगा जी, गैसेस नाइट्रोजन कुछ नहीं बोल रहा था, NT हो गया, तो 28 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको केजी में बदलेंगे, केजी पर मोल में, बिकॉज सब ऐसे में रख रहे हैं ना, तो ग्राम से केजी में बदलेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब जो है ना, अब देखो ये मोल मोल कैंसिल हो गया और ये केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, जूल को जो है कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो जूल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले भी बताएं देखो इस चीज़ को। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का, इसका तो एनर्जी जूल, यूनिट जूल होगा, इसका क्या होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, तो ये आ गया केजी। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जूल, यानी जूल अपॉन केजी इक्वल टू कर देंगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका रूट ले लो। ठीक है ना, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको करीब करीब 300 मान लेंगे, इसको करीब करीब 30 मान लेंगे, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ कुछ उसमें आ जाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो आता है 515 के आसपास आएगा, 515 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो एक आईटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले पूछा था, इसमें देखना ये सेम क्वेश्चन जो है ना किस तरह से लिखता है। तो कैलकुलेट द क्वेश्चन था, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ओजोन, ठीक है ना। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ओजोन केप्ट इन, ओजोन के बारे में बात कर रहा है, केप्ट इन ए क्लोज वेसल, ठीक है, क्लोज वेसल है। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ ओजोन केप्ट इन ए क्लोज वेसल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 82 Hg प्रेशर, ठीक है ना। ये बता रहा था 82 Hg प्रेशर, मतलब यही क्वेश्चन था, बस इतना ही। तो देखो इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है ना, इसको करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको जो है ना 20 + 273 करेंगे तो आ जाएगा 293 केल्विन। और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, तो CRMS फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे ये क्या आएगा, 3RT/M। इसके साथ ये भी तो आता है 3PV/M। तो कोई ये वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो ये जो है ना फार्मूला लगेगा नहीं। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। मोल भी नहीं दिया है कि जो है ना हम लोग वॉल्यूम निकालें यहाँ पे। तो बहुत लोग जो है ना सोचने लग जाते हैं क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। प्रेशर का क्या होगा, तो प्रेशर का कुछ नहीं होगा, सीधे जो है ना टेम्परेचर यूज करेंगे और आंसर बताएंगे। तो 3R का वैल्यू ऐसा ही रखेंगे 38.314, टेम्परेचर जो है 293 रखेंगे, और ये जो है ना मास यानी मोलर मास लिखेंगे। ओजोन का कितना होगा 48 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है करीब करीब 390 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है हम लोग बता सकते हैं वैल्यू जो आएगा क्या आएगा नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है ना गैर उसका कर लेते हैं, इफ्यूजन डिफ्यूजन का, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आएंगे। तो इफ्यूजन डिफ्यूजन का क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन जो है एक ग्राहम-श्ला का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन है, ठीक है, 32 cc ऑफ मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 32 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डिफ्यूज करता है थ्रू ए, डिफ्यूज थ्रू ए, ठीक है ना, थ्रू ए diffuses through a fine hole, diffuses through a fine hole, fine hole से diffuse करता है in 1 minute, 1 मिनट में, ठीक है ना। ये बता रहा है 1 मिनट में diffuse करता है। कह रहा है what volume of CO2 will diffuse, what volume of CO2 will diffuse in 1 minute, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है ना। सेम ही बोल रहा है 1 मिनट में इन अंडर द सेम कंडीशंस, ठीक है ना। बाकी कह रहा है अंडर द सेम कंडीशन, बाकी सबका जो कंडीशन है ना वो सेम ही है, अंडर द सेम कंडीशंस। तो यही क्वेश्चन है। तो इसको सवाल कैसे करेंगे, तो सवाल कैसे करेंगे जी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो कि हाइड्रोजन केस में इसको मान ले रहे हैं V1, तो V1 इक्वल टू दिया हुआ है 32 cc, ठीक है। T1 दिया हुआ है 1 मिनट, निकालना है V2, T2 दिया हुआ है कितना 1 मिनट ही, तो ग्राहम-श्ला यूज करेंगे ना।
तो V2 अपॉन T2 अपॉन V1 अपॉन T1 इजकल टू स्क्वायर रूट M1 अपॉन M2। तो T1 T2 तो सेम है तो कैंसिल हो गया ना। V2 निकालना था हमको, V1 दिया है 32 cc इजकल टू, ठीक है 32 M1 जो है 32 ठीक है M1 किसके लिए है, इसके लिए है। तो इस केस में हम लोग बताएंगे तो कितना मास होगा इसका, कितना मास हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन H2 के लिए 2, और फिर किसका मास है CO2 का, तो CO2 का हम लोग देखेंगे तो 12 प्लस इसका कितना 32 यानी इसका 44 आ जाएगा। यानी V2 जो होगा ये कितना आ जाएगा बताओ 32 cc डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 22। ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा जी बताओ, 25 से थोड़ा कम है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 से थोड़ा कम होगा तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 5 से थोड़ा कम है तो 6 से और ज़्यादा 6.5 के आसपास होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो करीब करीब आंसर आता है, मतलब एग्जैक्टली आंसर आता है 6.82 6.5 के आसपास। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हुआ हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन gaseous ammonia and HBr produces, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है द वाइट सॉलिड NH4Br, ठीक है वाइट सॉलिड प्रोड्यूस कर रहा है NH4Br। सपोज आगे लिखता है सपोज दैट अमोनिया एंड HBr आर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया जाता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली into the opposite ends of an open tube that is 1 meter long, where would you expect the white solid to form, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ना व्हाइट सॉलिड कहाँ बने, तो क्वेश्चन, ठीक है एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाना है। अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उस तरह से हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो जैसे हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब जो है ना इसमें कैसे इसको बनाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि अमोनिया HBr मिलेगा तो NH4Br बनाता है, NH3 प्लस HBr जो मिलेगा ना तो NH4Br बनेगा, अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो है ना वाइट सॉलिड है, ये इतना बता रहा है। आगे अब जो है ना बोलता है कि सपोज दैट, मान लेते हैं कि अमोनिया HBr साइमल्टेनियसली जो है ना एक ही साथ इंट्रोड्यूस करता है अपोजिट एंड एंड ऑफ एन ओपन ट्यूब। कोई ओपन ट्यूब ले रहे हैं तो एक जो है ना एक ओपन ट्यूब बना लेते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से ये ओपन ट्यूब हो गया, ठीक है। एक जो है ना एक ओपन ट्यूब यहाँ से बना लिए, तो ये मेरा ओपन ट्यूब हो गया।
अब एक साइड से इधर से जो है एक गैस जा रहा है, इधर से जो है ना दूसरा गैस जा रहा है। तो इधर से बोल रहा है कि अमोनिया इंटर कर रहा है और इधर से बोल रहा है HBr इंटर कर रहा है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है कि ये जो लेंथ था 1 मीटर है, तो हम लोग जो है ना सेंटीमीटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा डेसिमल में नहीं आएगा, तो इसको 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, नहीं तो 1 मीटर भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही बन जाएगा। अब ये है कि अब कह रहा है ना कि इसको भी एक साइड से इंटर कर रहे हैं, इसको भी एक साइड से इंटर कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इसको इंटर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं टी टाइम पे, ठीक है ना, टी टाइम पे ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है मान लेते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये दोनों मिल गया, यहाँ पे वाइट सॉलिड जो है ना बनेगा, तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना वाइट सॉलिड बना, दोनों यहाँ पे आके मिला किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है यहाँ तक का, ठीक है ना। तो यहाँ इधर जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 100 माइनस x सेंटीमीटर में। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पे जैसे क्या है ना कि रेट हमको बताना है, तो रेट मान लो हम लोग निकाल रहे हैं अमोनिया का, और रेट बता रहे हैं किसका, HBr का, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HBr, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, ये मान लेते हैं NH3 है। अब यहाँ पे क्या है ना कि कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो देखो ये जो है ना, ये जो ट्यूब है ये यूनिफॉर्म है, तो मान लो इसका एरिया A है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो इसका एरिया A है, तो इसका भी एरिया A हो गया। तो जो है ना मान लेते हैं कि x लेंथ कवर किया, तो इतना का एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू एक्स, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एरिया बता देंगे यहाँ पे, इतना अंदर गया तो इतना, इसका एरिया जो है A है, तो x लेंथ गया तो A इंटू एक्स हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, A है, इतना लेंथ किया तो ये है। तो मतलब वॉल्यूम बता रहे हैं, तो जैसे रेट इजकल टू हम लोग पढ़े थे ना वॉल्यूम बाई टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, वॉल्यूम को हम लोग सीधे लिख लेंगे एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम, इस तरह से लिख लेंगे। तो जैसे इसको हम लोग देखो लिखते हैं, तो इस केस में मान लेते हैं एरिया A हो गया, अमोनिया केस में, और लेंथ कितना हो गया x, और टाइम तो दोनों में सेम ही है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस केस में एरिया A हो गया और लेंथ कितना हो गया 100 माइनस x, इक्वल टू ब्रोमीन का 80 होता है, 81 हो जाएगा ये, और ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना, एक कट जाएगा। तो अब जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको जो है ना रूट का वैल्यू आता है करीब करीब 2.18, यानी 2 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे ये 65.55 आएगा, नियरली 65, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, मतलब कि कह रहा है कि इस केस में कह रहा है ना कि अमोनिया से 65 सेंटीमीटर दूर, यानी ये जो हम लोग दिखाए ना इतना दूर, ये थोड़ा सा और इधर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर जो है ना दूर जो है यहाँ पे जो है ना वाइट सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया के साइड कितना दूर में बनेगा, HBr साइड से कितना दूर बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग पूछने की कोशिश करता है। हम लोग बता देंगे अमोनिया से 65 सेंटीमीटर दूर, यानी 65.55, और इधर से कितना हो जाएगा 100 माइनस इतना बता देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे हम लोग करेंगे, और भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस होता है, ठीक है, सब इसी तरह से रहेगा, और कुछ कुछ जो है ना इसमें चेंजेस करेंगे, और किसी में प्रेशर रहेगा तो उसको देख के हम लोग करेंगे। हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन, ठीक है, देते हैं, IIT में इस तरह से पूछा था। क्वेश्चन है, ठीक है, x मिलीलीटर ऑफ H2, ठीक है, इफ्यूजेस, x मिलीलीटर ऑफ H2 इफ्यूजेस थ्रू ए hole in a container in 5 सेकेंड
the time taken for effusion of the same value same volume of the same volume of the gas specified below, ठीक है ना, specified below under identical conditions under identical conditions is, ठीक है। अब इसमें जो है ना 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। पहला बता रहा है कि 10 सेकेंड लेगा, ठीक है, और कॉमा देके दे दिया कौन सा गैस है उसके बारे में बता दिया। दूसरा में बोला 20 सेकेंड लेगा और गैस के बारे में बता दिया O2। तीसरा में जो होगा 25 सेकेंड होगा लेगा और ये बता दिया गैस CO, ठीक है। डी में बोल दिया 55 सेकेंड होगा और ये बता दिया CO2। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाओ थोड़ा पॉज करके। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो कह रहा है हाइड्रोजन के बारे में तो बता दिया कि x मिलीलीटर लिया, ठीक है ना, और 5 सेकेंड में इफ्यूज कर रहा है। और टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम, मतलब दूसरा गैस का भी सेम वॉल्यूम लिया है तो टाइम पूछ रहा है। तो मतलब कह रहा है ना कि V1 x मिलीलीटर है, T1 जो है यहाँ पे जो है मान लो 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड दिया है। V2 जो है ये भी बोल रहा है x मिलीलीटर है और T2 जो है ना ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला सीधे लगा देंगे ना, V2 अपॉन T2 अपॉन V1 अपॉन T1 इजकल टू स्क्वायर रूट M1 अपॉन M2। तो यहाँ पे V2 और V1 कट जाएगा, ठीक है। T1 ऊपर चला जाएगा तो T1 अपॉन T2 इजकल टू स्क्वायर रूट M1 अपॉन M2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बस, जो भी गैस दिया हुआ है ना उसके लिए। जैसे मान लो पहला के लिए चेक करना पड़ेगा सब में ना, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो पहला के लिए चेक करेंगे तो T1 हमको तो दिया हुआ था 5 सेकेंड, T2 दे दिया 10 सेकेंड, ठीक है। तो T1 जो था हाइड्रोजन था ना, स्टार्टिंग में देख लो हाइड्रोजन गैस के लिए लिए थे। तो M1 क्या हो गया 2, और ये जो है M2 हम लोग निकाल देते हैं, सपोज करो निकालते हैं यहाँ पे। तो M2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा ना ये, और ये स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इजकल टू 2/M2। यानी M2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 4 इंटू 2 8 आएगा ना। तो दिया हुआ हीलियम के लिए दिया हुआ था, हीलियम का कितना होता है 8 होता है, 4 होता है ना, तो गलत है ये, तो नहीं होगा, ठीक है। तो बी में अगर हम लोग देखेंगे तो मान लो जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें टाइम ही निकाल लेते हैं। तो T1 5 सेकेंड, T2 निकालते हैं, स्क्वायर रूट M1 कितना है 2 और M2 कितना है जी, ऑक्सीजन का 32, तो ये 16 आ गया। तो इसको जो है ना सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/16 1/4 आ गया ना। तो T2 देखो कितना आ गया 5 गुना 4 यानी 20 सेकेंड आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर सिंगल ऑप्शन रहेगा तो दोनों चेक करेंगे, मल्टीपल रहता तो चारों चेक करते हैं। तो इस तरह से जो है ना चेक करके बता सकते हैं इसमें कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, KTG में क्वेश्चन एक है इस तरह से, आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है ना, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, बता भी रहा है कि जूल में बताइए, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताना है इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन, इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे बताओ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला होता है ना, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग
और उसको बनाएंगे फॉर्मूला यूज करके। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है जी, फॉर्मूला याद है किसी को? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एन आर टी। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इसमें जो है ना कि क्या रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 3/2 एन तो हम लोग निकाल लेंगे ना। मोल ऑफ मीथेन जो आएगा, मोल ऑफ मीथेन कितना आएगा बताओ? मीथेन का 8 ग्राम है, तो 8 इसका कितना होता है CH4 ना, तो 16, तो 1/2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो मूल आ गया 1/2। और क्या वैल्यू जूल में रख देते हैं तो जूल में आंसर आ जाएगा 8.314। और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री है ना, तो 273 ऐड कर दो इसमें, तो 300 कैलोरी। ठीक है, तो सब ऐसा ही में रख दिए ना, तो ऐसा ही में मतलब जूल में आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया किसी का आया 1800। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1870.65 करीब करीब आंसर आएगा। ये आंसर आएगा। किसी का आया कि नहीं आया? आ तो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग इसमें आगे कैलकुलेट करते हैं। और भी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस जो है ना कि क्वेश्चन का कुछ वैरायटी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कुछ कुछ और इसमें क्वेश्चन है जो करना है। जैसे वंडरवाल पे भी क्वेश्चंस है, उसमें भी थोड़ा सा उसमें कवर अप करना है। केटीजी का कुछ और क्वेश्चंस है, और कुछ वैरायटी और उधर भी बनेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और बाकी ओवरऑल जो है ठीक है ना, इधर कंप्लीट तो हो ही गया है ये ऑलमोस्ट। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और क्या है इसमें, क्वेश्चन जितना ज़्यादा ज़्यादा बनाओ उतना बढ़िया है। तो क्वेश्चन बनाना है, कुछ दिक्कत